हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, ये आपकी पहली क्लास होने वाली है जिससे हम यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। और यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से लगभग हर एंट्रेंस एग्जाम में एक या दो सवाल पूछे जाते हैं और ये क्लास खत्म होते होते आप वो सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज से क्लास में हम क्या सीखेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे, पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी के बारे में कि क्वांटिटी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, उस सब में इसमें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। उसके बाद हम यूनिट के बारे में जितने सारे बातें होते हैं वो करते हुए मिलेंगे और उसके बाद हम फिर से एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन देखेंगे। और उसके बाद हम डायमेंशन की लिमिटेशन पढ़ेंगे। और ये रहा हमारी आज की क्लास की हमें जो जो करने वाली। तो शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटिटी के बारे में। तो क्वांटिटी क्या होता है। सुबह से शाम तक हम ये बोलते रहते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, वो क्वांटिटी। पर एक क्वांटिटी होता क्या है, क्या होता है क्वांटिटी। अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज क्वांटिटी, हम उसका आंसर क्या देंगे। अगर कोई हमें पूछे कि व्हाट इज क्वांटिटी, हम बोलेंगे क्वांटिटी इज एनीथिंग, quantity is anything that can be calculated or measured. कोई भी चीज जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं उसे हम क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सुबह हम उठ के पढ़ाई करते हैं तो हम देखते हैं हम कितने टाइम पढ़ रहे हैं, तो हम किसी चीज को टाइम को मेजर करते हैं तो टाइम एक क्वांटिटी हुआ। हमने इतने खाने खाए तो हम खाना का मेजर करते हैं तो खाना भी वहां एक क्वांटिटी हुआ। जितने सारी चीजें इस दुनिया में है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं उसे हम क्वांटिटी कहेंगे। और आगे चल के हमारी क्वांटिटी दो हिस्सों में डिवाइड होती है। मतलब क्वांटिटी हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मतलब जितने सारी क्वांटिटी है हम उसे मेजर कर सकते हैं, हम उसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो इसे क्या लिखेंगे, कैन बी मेजर। और बाकी जितने सारी क्वांटिटी है जिसे हम मेजर नहीं कर पाएंगे उसे हम बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारे क्वांटिटी। फिर हमारी फिजिकल क्वांटिटी आगे चल के दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। क्या क्या, हमारा फिजिकल क्वांटिटी फिर दो तरह की होती है। एक होता है हमारा फंडामेंटल
क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया हमारा डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारे फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के हो गए? दो तरह की, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम किसी से डिराइव नहीं करना पड़ता, वो खुद इंडिपेंडेंट होते हैं, उसे कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। और हमारी दुनिया में सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कितने होते हैं? 7। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, और उसके बाद जितने सारी क्वांटिटीज है इस दुनिया में, वो इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बने होते हैं। तो इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले क्या आता है, एक नंबर पे हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी पे आता है मास, और इसे हम डिनोट करते हैं एम से और मेजर करते हैं यूजुअली केजी से। दूसरे नंबर पे आता है हमारी टाइम, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, मेजर करते हैं सेकंड में। तीसरी हो गई हमारी लेंथ, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, मेजर करते हैं मीटर से। चौथी हो गई हमारी टेम्परेचर, डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। और जैसे हम बोलते हैं आज हमारे इधर की टेम्परेचर इतनी डिग्री सेल्सियस होती है, पानी का टेम्परेचर इतनी केल्विन है, तो इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर को हम मेजर कर ले डिग्री सेल्सियस से या केल्विन से। ठीक है, तो ज्यादातर यूज हमारी ये दोनों होने वाली है, डायमेंशन और यूनिट पे। और बाकी जैसे थर्मोडायनेमिक में टेम्परेचर की यूज होगी। फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी आती है करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब करंट की यूज आएगी। हम डिनोट करते हैं आई से, मेजर करते हैं एम्पियर से। और सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई हमारी मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिनोट करते हैं एम से, मेजर करते हैं मोल से। ये ज्यादातर हमें थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलेगा। हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लुमिनस इंटेंसिटी। ये सबसे कम यूज होने वाली फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिनोट करते हैं सीडी से, मेजर करते हैं कैंडेला से। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी। और इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के ही हमारे बाकी सारे क्वांटिटी बनती है। तो ये हो गया। फिर आता है हमारा डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला के जो क्वांटिटी बनता है उसे हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? द क्वांटिटी that are derived from fundamental quantity। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल पे ले सकते हैं क्या, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं? लेंथ से। और लेंथ क्या होता है? हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। और दो फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके हमारी स्पीड देते हैं, और स्पीड हमारी एक डिराइव क्वांटिटी हो गया। और पता है ये जितने सारी डिराइव क्वांटिटी होती है ये हमेशा फॉर्मूला के फॉर्म में होती है।
क्योंकि दो से ज्यादा, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी जब ऐड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, तभी तो डिराइव क्वांटिटी देंगे। इसलिए डिराइव क्वांटिटी हमेशा फॉर्मूला के फॉर्म में होता है। जैसे दूसरी होगी हमारी वेलोसिटी, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर हमारी एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। जितने सारे तुम लिख पाओगे ऐसे फॉर्मूला, एक्सीलरेशन, स्पीड अपन टाइम, जितने सारे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, जितने सारे लिख पाओगे सारे डिराइव क्वांटिटी के अंदर आते हैं। तो तुम इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे लिख लो, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सबने जो जो नोट करना हो कर लिए होंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा अभी तक हम क्वांटिटी क्या है उसके बारे में बात किए, फिर बात की क्वांटिटी कितने तरह की होती है, फिर क्वांटिटी जब हमारे फिजिकल और नॉन फिजिकल हुआ, फिर में से फिजिकल क्वांटिटी कैसे दो हिस्सों में डिवाइड होके हमारी फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी बने, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में, ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, देखो हमने अब तक पढ़ा कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके हमारे डिराइव क्वांटिटी देते हैं। तो जब डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर यूज की जाती है, तब हम उसे बोलते हैं डायमेंशन। क्या मतलब, जब हम कुछ डिराइव क्वांटिटीज को लिखने के लिए क्या करते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, उसकी पावर यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं डायमेंशन। तो व्हाट इज डायमेंशन अगर पूछा जाए हम तो क्या लिखेंगे, डायमेंशन of a physical quantity are the power of the fundamental quantities that are given rise to the physical quantities, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम पहले 5 एग्जाम्पल स्पीड के लिए थे, अभी भी लेंगे। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने बात किया था डिस्टेंस को मेजर करते हैं लेंथ से, और जब फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ रहे थे तब हम बात किए थे कि डिस्टेंस को लेंथ से मेजर करते हैं और डिनोट करते हैं एल। तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे एल, और टाइम का हमने क्या लिया था, टी, ठीक है।
तो टी जब ऊपर जाएगा क्या होगा, उसका पावर टी टू द पावर -1। तो हमारा स्पीड का यूनिट डायमेंशन बना एल टी टू द पावर -1। ठीक उसी तरह हमारी वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ में मेजर किया जाता है, तो उसका यूनिट हुआ एल, डायमेंशन सॉरी, टाइम टी। तो इसका डायमेंशन बना एल टी टू द पावर -1, दोनों का सेम। ठीक है, फिर आते हैं हम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपन टाइम। हमने अभी निकाला वेलोसिटी का, और डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर -1। वही लिखो, एल टी टू द पावर -1। टाइम का टी, तो क्या बना एल टी टू द पावर -1 -2। ठीक है, हमने देखा ये दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हम डायमेंशन निकालते टाइम ऐसे कुछ क्वांटिटीज मिलेंगे जिनके डायमेंशन सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मुझे निकाल के बताओ। हाँ, एक नोट लिखो पहले। क्या नोट है हमारी, इट इज ऑलवेज enclosed in a square bracket। अब ये हो गई इनकी बातें। अब तुम लोग मुझे हाइट के डायमेंशन निकाल के दिखाओ। छोड़ो, पाई का निकालो, निकाल पाओगे? ये छोड़ो, साइन थीटा का निकाल पाओगे? नहीं ना। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी और कांस्टेंट्स होते हैं जिनके हम डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। मतलब जितने सारे हमारे कांस्टेंट्स हैं, जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उनका हम कभी डायमेंशन निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हमारा दूसरा नोट क्या हुआ, दूसरा नोट लिखो, कांस्टेंट such as 5, 0, pi and trigonometrical function have no unit and dimension। मतलब हमारे जितने कांस्टेंट है, जितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ना तो उनकी डायमेंशन है ना तो उनकी यूनिट है। ठीक है, अब चलो हम निकालते हैं आर्क एंगल की डायमेंशन। मान लो कि हमारी कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये उसका सेंटर है, उसका मोशन तुमने कैलकुलेट करना यहां से शुरू किया, जबकि ये उसका रेडियस हुआ, और उस यहां तक बी तक ए से शुरू किया, बी तक पहुंचा। जब वो बी तक पहुंचा तो सेंटर ओ पे कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट किया, मान लो उसे हम थीटा ले लिए। ठीक है, तो ये जो आर्क बना ए से बी तक और सेंटर से ओ एंगल क्रिएट किए थीटा, उसका तुम डायमेंशन निकाल पाओगे? चलो ट्राई करते हैं। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ की डायमेंशन और रेडियस।
है ना। तो आर्क लेंथ भी एक डिस्टेंस होता है उसका, उसे मेजर हम किससे करते हैं, लेंथ से। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। रेडियस का भी डायमेंशन एल होगा। इस तो फिर एंगल का डायमेंशन क्या है, एल टू द पावर 0। तो हमने देखा यहाँ पे जब हम एंगल की डायमेंशन निकाले तो 0 हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ऐसी क्वांटिटी भी हमें मिलेंगे जिनका कोई यूनिट तो हो सकते हैं पर डायमेंशन नहीं, उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम उसे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये थी हमारी डायमेंशन की बात है। इनमें से जो जो चीजें तुम लोग को इम्पोर्टेंट लगे लिख लो, फिर हम हमारे दूसरे टॉपिक यूनिट पे चलेंगे। ठीक है, आई होप आप सब लोग ने अपना नोट्स कर लिए होंगे, हम रेस करते हैं। तो अब तक क्या क्या हमने डायमेंशन के बारे में बात की है, कैसे जीआई क्वांटिटी डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर यूज करते हैं। फिर डायमेंशन के जो हमारे तरीके होते हैं उसके यूज करके हमने कुछ डायमेंशन निकाले, कुछ के डायमेंशन नहीं आए, कॉन्स्टेंट के डायमेंशन भी नहीं आए, और कुछ ऐसे क्वांटिटी पे हमारे सामने आए जिनके डायमेंशन 0 हो गए, तो हम उसे बोले डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और ये था हमारा अब तक की डायमेंशन की बातें। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे यूनिट के बारे में। ठीक है, तो यूनिट की शुरुआत में हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, देखो, तो जब कपड़े खरीदने जाते हो तो जाके क्या मांगते हो कि भैया मुझे 1 दर्जन कपड़े दे दो, मुझे 1 लीटर कपड़े दे दो। मांगते हो 1 लीटर कपड़े दे दो, नहीं, हम मांगते हैं कि भैया हमें 1 मीटर 5 मीटर जितनी जरूरत होती है उतने कपड़े मांगते हैं। पर जब हम पानी खरीदने जाते हैं, दूध खरीदने जाते हैं, तब हम क्या बोलते हैं, भैया हमें 1 किलो दूध दे दो या 1 किलो पानी दे दो। तब हम बोलते हैं कि 1 लीटर दे दो। तो ये जो सिस्टम बना है ना, पानी को अलग से मेजर करना, कपड़े को अलग से मेजर करना, इसे बोलते हैं हमारे सिस्टम, यूनिट के सिस्टम होते हैं। अभी तो दुनिया में कि हम हर किसी कोने से बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरे जहाँ पे कुछ हो रहा है उनसे बात नहीं कर सकते थे, हमारे जो यूनिट होते थे सिस्टम के उनके अलग होते थे। तो कोई ग्राम से मेजर करता था, कुछ सोने से पाउंड में मेजर करते थे, और कहीं पे और कहीं पे और। पर मेजरली हमारे 3 सिस्टम के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। पहला जो सिस्टम है उसे बोलते हैं एमके सिस्टम। दूसरा होता है हमारा सीडीएस सिस्टम, और तीसरा सिस्टम जो हमारा है उसे बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। जो हमारा एमकेएस सिस्टम है ना, जिन लोगों के वहां एमकेएस सिस्टम का यूज होता था वो लोग मास को मेजर करते थे केजी में। ठीक है, फिर जो लेंथ होता था, लेंथ को मेजर करते थे वो लोग मीटर पे, और टाइम जो होता था उसे मेजर करते थे वो लोग सेकेंड पे। ठीक है, अगर उनको चावल खरीदना होता था वो लोग बोलते हैं हम 1 किलो चावल दे दो। अगर रास्ता मापना होता था वो मीटर में मापते थे, टाइम को सेकेंड में मापते। ठीक उसी तरह जब सीजीएस सिस्टम जिन लोगों के वहां चलता था उन लोग मास को मेजर करते थे ग्राम से, लेंथ को मेजर करते थे वो लोग सेंटीमीटर में, और टाइम का सेम था, ये लोग सेकंड में मेजर करते थे। और जिन लोगों के वहां एफपीएस सिस्टम चलता था वो लोग हमारे मास को मेजर करते थे पाउंड से, लेंथ को मेजर करते थे फुट,
और टाइम सेम ही था, सेकेंड में था। तब सोचो जिन लोगों के वहाँ एमके सिस्टम चलता था, अगर वो उसी जगह चले गए वहाँ पे एफपीएस सिस्टम चल रहा था, उनको कितना दिक्कत होता होगा। ये सब कुछ देख के ना 1971 में एक कॉन्फ्रेंस किया गया, जहाँ पे सारे लोग मिलके एक सिस्टम के बारे में बात की। मतलब ऐसा एक सिस्टम बना दिया गया जो पूरे दुनिया में हर एक कोने में एक ही तरह से काम करेगी, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ उनमें से एक सिस्टम यूनिट बना, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, और उसे बोलते हैं हमारे SI। ठीक, ये हो गए हमारे यूनिट तीन तरह के। फिर हमारे एसआई यूनिट कैसे बना, और हम आज जो सारे मेजरमेंट करते हैं हम एसआई यूनिट के बेसिस पे करते हैं। ये था अलग सी बात है। हम आते हैं हमारे सिलेबस पे कि अगर हमें किसी चीज का डायमेंशन पता है, हम उसका यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, और एक सिस्टम के यूनिट से दूसरे यूनिट को कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कि फोर्स, ठीक, फोर्स की हमने डायमेंशन निकाली थी, था mL T⁻²। अगर हम m के यूनिट में फोर्स की यूनिट लिखे तो क्या होगा, देखो पहले क्या आता है, मास आता है। m के यूनिट में मास को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, केजी में। तो पहले लिखो केजी, उसके बाद आता है एल, लेंथ। लेंथ m के यूनिट में किस में मेजर किया जा रहा है, मीटर, तो लिखो मीटर। टाइम सेकेंड में, तो सेकेंड। ठीक है, तो फोर्स का एमकेएस यूनिट में, इसमें एफकेएस यूनिट में यूनिट बना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक, ठीक उसी तरह अगर कोई बोलेगा कि मुझे सीजीएस सिस्टम में फोर्स लिखना है, कैसे लिखेगा? सीजीएस सिस्टम में मास को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ग्राम में, तो लिखो ग्राम। लेंथ को सेंटीमीटर में, सेकेंड को सेकेंड स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे हम डाइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एमके सिस्टम में जब फोर्स लिखते हैं तो न्यूटन बोलते हैं, जब सीजीएस सिस्टम में उसका लिखते हैं फोर्स का यूनिट तब उसे डाइन भी बोलते हैं। हम जानते हैं कि 1 केजी होता है 10⁻³ ग्राम, और 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻²। 10⁻², सेंटीमीटर, 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो फोर्स जो होता है एमकेएस यूनिट, जिसे हम न्यूटन कहते हैं, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। केजी मीटर सेकेंड की इनवर्स स्क्वायर। हमने क्या देखा, 1 केजी होता है 10⁻³ ग्राम, लिखो। वन मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोनों में सेम था, लिख दो वही। तो हमारा आया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डाइन भी बोलते हैं। तो हमने देखा कि 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन जो कभी कभार पूछ दिया जाता है, अंडरलाइन कर देख लो। मैं से कुछ तो है ही नहीं, फिर भी तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट लगता है।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक यूनिट एमके सिस्टम की यूनिट को सीजे सिस्टम में कन्वर्ट किया। तो ये होता है डायमेंशन की यूजेस, जो हम पहले टॉपिक में डिस्कस करने वाले थे, यहीं पे डिराइव कर लिया। तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पे हमारे। हम यहाँ पे यूनिट पढ़े, यूनिट के बहुत सारे सिस्टम के बारे में बात किए, बहुत सारे 3 सिस्टम के बारे में बात किए। फिर हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें चले गए कि एक यूनिट को कैसे दूसरे यूनिट में कन्वर्शन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा दूसरे टॉपिक, यूजेस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, पहला यूज हम देख चुके हैं। हमने क्या किया, एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कन्वर्ट कर लिए जब हमें क्वांटिटी के डायमेंशन पता थी। तो हमारा पहला क्या है, कन्वर्शन ऑफ यूनिट। ठीक, दूसरा यूज ऑफ डायमेंशन टू check the correctness of a given physical expression। मतलब मान लो कि तुम्हें एक फिजिकल एक्सप्रेशन दिया गया, वो करेक्ट है कि नहीं तुम डायमेंशन के यूज से पता कर सकते हो। पर मान लो कि तुम्हें एक्सप्रेशन दिया गया, हम कैसे पता करेंगे डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो उसे पता करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, और उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर हमें कोई फिजिकल एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसका हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, अलग नहीं हो सकता। तो अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें, इट स्टेट दैट the dimension of all the terms of the physical expression should be same। मतलब अगर एक्सप्रेशन दिया गया है उसका सारे टर्म सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूला में हमारे s की डायमेंशन लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होता है, ठीक। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ऑल टर्म और फिजिकल एक्सप्रेशन शुड बी सेम होनी चाहिए। मतलब इसका डायमेंशन जो हो, इसका इस टर्म का डायमेंशन वही और इस टर्म का डायमेंशन भी वही हो। चेक कर लेते हैं। यू होता है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या पढ़े थे हमने, एल टी टू द पावर -1। ठीक, और यहाँ पे टाइम का डायमेंशन टी, और इन दोनों मिला के डायमेंशन टी टी कैंसिल हुआ, क्या निकला, एल। डिस्प्लेसमेंट के साथ सेम यूनिट, दूसरी टर्म ये हाफ एक कांस्टेंट होता है, हमने पढ़ा कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होता तो उसे छोड़ दो।
फिर आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का डायमेंशन होता है L T⁻⁻² और T² मतलब, तो इसका डायमेंशन क्या बना, T कैंसिल हो गया, L। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है ut का डायमेंशन L और हाफ AT² का भी डायमेंशन L। तो हमने देखा कि इस एक्सप्रेशन की हर एक टर्म का डायमेंशन सेम होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मानता है और उसका सारे एक्सप्रेशन का डायमेंशन, ऑल टर्म का डायमेंशन सेम है। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और यूजेस ऑफ डायमेंशन में आ गया। ठीक उसी तरह मान लो कि तुम्हें दे दिया जाए क्या कि एक t इक्वल टू 2π√over ऑफ LG। इस एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए कि ये एक्सप्रेशन हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, कैसे करोगे, t का हमारा डायमेंशन होता है टाइम का t, 2π कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन है, √over का L डायमेंशन, ठीक है। जी हमारा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन डाल दिया जाएगा L T⁻²। तो अगर L कैंसिल हो गया, √over के नीचे क्या रहा, T⁻² था, ऊपर आया तो 2 होगा, तो हमारा आया T। तो हमने ये देखा कि ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन था ये भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर दूसरी बात, अगर कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है तो इसका कोई जरूरत नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, डायमेंशनली वो करेक्ट हो सकता है पर फिजिकली भी करेक्ट हो, इसका कोई एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है। तो अब चलते हमारे तीसरे यूज के बारे में। तीसरी यूज है हमारी रिलेशन बिटवीन फिजिकल एक्सप्रेशन। डायमेंशन अगर हमें किसी का पता है, हम किसी कांस्टेंट या किसी के भी रिलेशन निकाल सकते हैं और उसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे देखते हैं, मान लो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। ये हो गया इसका रिलेशन। अगर हमें पूछ दिया गया कि G जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन निकालो, कैसे निकालोगे, हमारा जो थर्ड यूज है ना उसे यूज करके तुम इसका डायमेंशन निकाल पाओगे। कैसे, जी तो ये सारी जो टर्म है उसे इधर ले आओ, f r² m1 m2, ठीक। फोर्स की हमारी डायमेंशन हो गया m L T⁻², हमने पहले निकाला था। r की बनी L², m1 का बना m, m2 का बना m, तो फिर m कैंसिल करो, ये L2 है, यहाँ पे L1 है ना L3, तो लिखो एक m नीचे था ऊपर जाएगा, m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। ये बना हमारा G का डायमेंशन। हमने देखा कि हमें तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता था, पर हमें इस कांस्टेंट का भी डायमेंशन इससे निकाल लिया। ये था हमारा डायमेंशन की तीसरी यूज, ठीक है। आप तीनों यूज लिखो, हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर चलते हैं। ये तो हो गई हमारी यूजेस ऑफ डायमेंशन। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। क्या,
लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो इतनी सारी यूजेस हेल्पफुल के बाद क्या इसका भी लिमिटेशन है? हाँ, इसका दो लिमिटेशन है। क्योंकि हम जब डायमेंशन निकाल रहे थे, हम कुछ ऐसे क्वांटिटी के बारे में पता किए जिनका डायमेंशन नहीं निकल रहा था या जीरो हो जा रहा था। उस क्वांटिटी को हम कहते थे डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और जिस इक्वेशन में वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट रह जाता था, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते। ये होता है हमारा पहला लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन पहला है? वैल्यू ऑफ द term containing dimension less term cannot be ठीक है। और हमारा दूसरा लिमिटेशन हो गया कि कोई भी कांस्टेंट हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, लॉगरिथम फंक्शन जिस एक्सप्रेशन में रहता है ना, हम उससे एनालाइज नहीं कर पाते, उसे यूज नहीं कर पाते। ये होता है इसका दूसरा लिमिटेशन। द एक्सप्रेशन containing trigonometrical exponential and logarithmic term cannot be analyzed। ठीक है, ये था इसका दो मेजर लिमिटेशन। तो इसके साथ हमने आज हमारे सारे टॉपिक खत्म करते हैं। तो क्लास की शुरुआत में हमने क्वांटिटी से शुरू की। क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, क्वांटिटी से हम डायमेंशन में आए, डायमेंशन के बारे में बात की, डायमेंशन के यूनिट के बारे में बात की, यूनिट के बाद हम डायमेंशन की यूजेस और आखिर में लिमिटेशन के बारे में बात करें। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। अब आप जाके सारे इसे यूज करके जितने सारे न्यूमेरिकल बन पाते हैं उसे करिए। अगर नहीं हो पा रहा है, हम दूसरे क्लास के इसके बारे में बात करते हैं। तो थैंक यू।